नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें 11 जून से 17 जून 2023 तक के प्रश्नों को लिया गया है, जिनमें नियुक्तियां, पुरस्कार, दिवस, खेल, आर्थिक, पुस्तकें व लेखक व अन्य विषयों से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो शरद पवार द्वारा एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें एनसीपी की, तो इसकी स्थापना होती है 10 जून 1999 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष की बात करें तो यह है शरद पवार, और अभी हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमित अग्रवाल। तो वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित अग्रवाल को UIDAI के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें UIDAI की, तो इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 2009 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुबोध कुमार सिंह। तो वरिष्ठ IAS अधिकारी सुबोध कुमार सिंह को NTA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें NTA की, तो इसकी स्थापना होती है नवंबर 2017 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, BSF के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नितिन अग्रवाल। तो IPS अधिकारी नितिन अग्रवाल को BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पंकज कुमार सिंह का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसका जो गठन है वह 1 दिसंबर 1965 को हुआ था, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रश्मिका मंदाना। तो अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को प्रिंटर कंपनी इप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, NHPC लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तम लाल को। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में उत्तम लाल को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें NHPC की, तो इसकी स्थापना होती है 1975 में, मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है, और इसकी अगर बात करें CMD की, तो CMD है राजीव कुमार बिश्नोई। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीटर एल्वर्स। तो इंडिगो के CEO पीटर एल्वर्स को IATA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह इस पद पर वर्ष 2024 तक कार्यरत रहेंगे। अगर हम बात करें IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना होती है 19 अप्रैल 1945 को, और इसका मुख्यालय है हवाना, जो कि क्यूबा में है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जोइता गुप्ता। तो भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने WHO द्वारा आयोजित हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वंदिता सहरिया। तो साथियों, ये प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय को मिशेल बातिस पुरस्कार के लिए चुना गया है?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जगदीश एस बाकन। तो यूनेस्को ने मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन में उनके प्रयासों के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। जगदीश एस बाकन मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक हैं। इस पुरस्कार स्वरूप 12,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ललिता नटराजन। तो चेन्नई की वकील व कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 30 मई 2023 को चेन्नई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत जुडिथ रविन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग द्वारा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। उन्हें यह अवार्ड कोरोना काल में अपनी स्थिर लीडरशिप के लिए दिया गया है। यह अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय हैं, कौन? शक्तिकांत दास। इनसे पहले वर्ष 2015 में रघुराम राजन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो साथियों ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 हाल ही में किस सेंट्रल बैंक को प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। तो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग द्वारा नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा अपना पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा पहला जिला सुशासन सूचकांक 8 जून 2023 को जारी किया गया। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर, राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स की, तो ये हैं 2, राज्यसभा सीट्स हैं 1, विधानसभा सीट्स हैं 60 और जिलों की बात करें तो ये हैं 26। अगला प्रश्न है, प्रश्न से पहले साथियों आपको बता दें कि हमारे द्वारा करंट अफेयर मेंबरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप डेली व्याख्या सहित करंट अफेयर प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो इमेज शो हो रही है उसे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरी सूचना कि हमारे द्वारा अभी तक सामान्य अध्ययन के 4 वॉल्यूम लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें प्रत्येक वॉल्यूम में 500 से ज्यादा सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हें आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी स्पेयर द ईयर नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बेंगलुरु है। वहीं सबसे प्रदूषित राज्य की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वाराणसी है। किस रिपोर्ट के अनुसार? स्पेयर द ईयर रिपोर्ट के अनुसार। किसने जारी की है? तो ये ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। तो इस सूचकांक में उत्तर कोरिया पहले स्थान पर है, जहां सबसे ज्यादा आधुनिक दासता यानी गुलामी के शिकार लोग निवास करते हैं। कहां पे? उत्तर कोरिया में। अगर हम बात करें शीर्ष 5 देशों की जहां सबसे ज्यादा गुलामी दासता दर है तो वो कहां पे है? उत्तर कोरिया में। उत्तर कोरिया में अगर दर की बात करें तो 104.6 है। अगर लोग देखे जाएं तो काफी संख्या में लोग हैं, आप देख सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है इरिट्रिया, जहां जो अगर दर देखी जाए तो 90.3 है। मारिटानिया 32.0 है। सऊदी अरब में 21.3 है। वहीं तुर्की में 15.6 है, जो कि 5वें स्थान पर है गुलामी यानी दासता के शिकार लोगों के मामले में। भाई अगर हम बात करें निम्न देशों में, तो निम्न देशों में सबसे मतलब अंत में जहां कम सबसे गुलामी है तो वो है स्विट्जरलैंड में, जहां अगर दर देखी जाए तो 0.5 है। वहीं नॉर्वे 0.5 है और जर्मनी में भी 0.6 है। तो ये थी
वैश्विक दाक्षता सूचकांक की कुछ सामान्य सी जानकारी, इसे अच्छे से अध्ययन कर लें, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक दाक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की कितनी आबादी आधुनिक दासता यानी गुलामी की शिकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.1 करोड़, यानी काफी जनसंख्या है जो अभी तक दासता यानी गुलामी की शिकार है किसी न किसी प्रकार से। अगला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी ईयरबुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रूस के पास। शायद आपको लगा होगा कि यहाँ सबसे ज्यादा हथियार परमाणु हथियार के मामले में अमेरिका शीर्ष पर होगा, नहीं, यहाँ पर रूस शीर्ष पर है। तो सिप्री की इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस के पास हैं। अगर हम बात करें रूस की, तो रूस के पास 5889 परमाणु हथियार हैं, वहीं अमेरिका के पास 5244 हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, जो कि अमेरिका और रूस का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 90% परमाणु हथियार जो हैं वह अमेरिका और रूस के पास हैं, बाकी 10% अन्य देशों के पास हैं। तो कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिनकी पूरी लिस्ट शो की गई है आपके सामने। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर है चीन, तो चीन में है 350, वहीं चौथे नंबर पर है फ्रांस, वहां पे है 290, और पांचवें नंबर पर ब्रिटेन है जहां 225 है। पाकिस्तान छठवें नंबर पे है जहां 165 है। वहीं भारत अपना देश यानी 160 है यहाँ पर, यानी भारत से ज्यादा जो परमाणु हथियार हैं वो पाकिस्तान के पास हैं, 5 ज्यादा हैं, ठीक है। वहीं 8वें नंबर पर है इजराइल, जो कि जहां पर 90 परमाणु हथियार हैं। वहीं उत्तर कोरिया में 30 से 43 परमाणु हथियार हैं। तो उत्तर कोरिया 9वें नंबर पे है। तो यहाँ पर कुल 9 देशों में परमाणु हथियार हैं। ये रिपोर्ट की अगर हम बात करें जिसका स्रोत है सिप्री, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अगर आपसे पूछ लिया सिप्री की फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म क्या है भाई? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आप इसकी स्थापना पूछ ले तो 6 मई 1966 को होती है, मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में। विश्व के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, मैंने 2 बार इसे बता दिया है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मालदीव। तो उत्तराखंड के चौबटिया में भारत मालदीव के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का आयोजन 11 जून को शुरू हुआ है, जो 24 जून तक आयोजित होगा। अगर हम बात करें संस्करण की, तो अभ्यास का यह 12वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में किसके द्वारा पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 जून 2023 को पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। साथियों, पहला अगर कोई शब्द जुड़ जाए ना तो ये प्रश्न ना अच्छे से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 11 जून 2023 को G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछ ले G20 के बारे में, तो गठन इसका होता है 26 सितंबर 1999 को। सदस्य देश हैं 20 और वर्तमान अध्यक्षता तो आपको पता ही होगा कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में G20 साई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवा में। तो गोवा में साई 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 12 से 14 जून 2023 तक हुआ है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता श्री गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें गोवा राज्य की, तो राजधानी पणजी है, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, और यहाँ के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ लें तो बता देंगे प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न है, पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन अमेरिका में कब हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 जून 2023 को। तो साथियों, अच्छे से याद रखिएगा, पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में 14 जून 2023 को हुआ है। तो अमेरिका के कैपिटल हिल में 14 जून 2023 को पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा इस सम्मेलन की शुरुआत वैदिक प्रार्थनाओं के साथ की गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोच्चि में। तो वर्ष 2025 में भारत द्वारा IIAS सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, जिसका आयोजन केरल के कोच्चि में होगा। अगर हम बात करें IIAS की यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की, तो इसकी स्थापना जो है वह 1930 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है,
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का यह खिताब जीता है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। तो भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। तो भारत ने पहली बार यह खिताब जीता है। तो साथियों इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। साथियों ये वीडियो आपको जरा सा भी अगर यूजफुल लग रहा है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो संबंधित आपका कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर करें। देखते हैं अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं ने कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के हैं को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईगा स्विएटेक। तो ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं ने कैरोलिना मुचोव जो कि चेक गणराज्य की हैं को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। प्रश्न है, स्क्वैश विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हाल ही में भारत के किस शहर में होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में। तो तमिलनाडु के चेन्नई में 13 जून से 17 जून 2023 के दौरान इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस डायमंड लीग में भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कांस्य पदक। तो 10 जून 2023 को पेरिस डायमंड लीग 2023 में 8.09 मीटर की छलांग लगाकर भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उरुग्वे ने। तो उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 जीत लिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फीफा के बारे में तो इसकी स्थापना होती है 21 मई 1904 को, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा किसे मई 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैरी टेक्टर। तो आईसीसी द्वारा मई 2023 के लिए हैरी टेक्टर जो कि आयरलैंड के हैं को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है, तथा तिपैचा पुथवावोंग जो कि थाईलैंड की हैं को आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2023 का आयोजन हाल ही में किस देश में होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो श्रीलंका और पाकिस्तान में एशिया कप 2023 होने जा रहा है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका में 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक एशिया कप 2023 का आयोजन होगा। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ किया गया है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा राज्य के बारे में तो राजधानी तो सभी को पता होगी, चंडीगढ़ में है। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। वहीं लोकसभा सीट अगर आपसे पूछ ले तो 10 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीटें हैं 90। जिले पूछ लिए जाएं तो बता देंगे 22 हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 रुपए मासिक प्रदान किए जाएंगे। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। राजधानी भोपाल है, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 29, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 230 और जिलों की बात करें तो ये हैं
1953। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा। तो इस पुरस्कार स्वरूप रामचंद्र गुहा को 5000 पाउंड जो कि लगभग 5 लाख रुपए के बराबर हैं तथा एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड के संस्मरण की ब्रांड कॉपी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2030 तक। तो गूगल, टेमासेक तथा वेन एंड कंपनी द्वारा 6 जून 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर यानी लगभग 42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग में 2022 में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत में कुल 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन किए गए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर ब्राजील तथा तीसरे स्थान पर चीन रहा है। अगला प्रश्न है, मई 2023 के दौरान भारत की थोक महंगाई दर कितने प्रतिशत रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, -3.81%। तो मई 2023 में थोक महंगाई दर घटकर 3.48 पर आ गई है, जो कि 7.5 साल के सबसे निचले स्तर पर है। यहाँ पर जो ऑप्शन है साथियों, वो ए ऑप्शन सही होगा, 3.48%। इससे पहले 2015 में 3.81% थी। वहीं अप्रैल 2023 के दौरान महंगाई दर की, थोक महंगाई दर की अगर हम बात करें तो यह 0.92% 92% रही थी। जारीकर्ता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसे जारी किया गया है उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग द्वारा। अगर हम बात करें खुदरा महंगाई दर की तो मई 2023 के दौरान खुदरा महंगाई दर 4.25% रही है। जारीकर्ता अगर पूछ लिया जाए तो इसके जारीकर्ता है एनएसओ। अगला प्रश्न है, रज महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य में 3 दिवसीय रज महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। इस महोत्सव में धरती माता की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में निवास करने वाली तांगसा जनजाति द्वारा बिहू कुहू महोत्सव मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य रूप से चांगलांग जिले में निवास करने वाली तांगसा जनजाति द्वारा बिहू कुहू महोत्सव मनाया गया। बिहू कुहू का अर्थ है धान रोपाई उत्सव, जो कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली अन्य जनजातियों के बारे में अगर हम देखें तो इसमें है आदि, बुगुन, सिंगो, मोनपा, नियासी, बांचो, खंबा, मेम्बा आदि। इन्हें भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश के किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर इंजन का निर्माण किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर द्वारा टैफे ट्रैक्टर कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले डाई मिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है। यह ट्रैक्टर इंजन अन्य इंजनों के मुकाबले कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न है, द स्नो फॉरेस्ट नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिजाबेथ गिलगर्ट द्वारा। तो इस पुस्तक का विमोचन जो है वह फरवरी 2024 के दौरान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, द आर्ट ऑफ प्लंडर, ए कैप्टिवेटिंग टेल ऑफ ग्रीड, वेजेंस एंड हिस्टोरिकल रिलेक्स नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलेख तलपात्रा। अगला प्रश्न है, मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अश्वनेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल जिसका नाम है JF-22 का अनावरण कहां किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। तो चीन द्वारा दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 अनावरण किया गया है, जो बीजिंग के पहाड़ी होरो जिले में बनी है। इस सुरंग यानी टनल का व्यास जो है वह 13 फीट है, जो प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक की उच्च वायु प्रवाह गति उत्पन्न कर सकती है। अगर बात करें चीन की तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेमेनबी, राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित कखोवका बांध हाल ही में टूट गया?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूक्रेन। तो यूक्रेन की निप्रो नदी पर बना कखोवका बांध हाल ही में टूट गया है। इस बांध को तोड़ने का आरोप यूक्रेन द्वारा रूस पर लगाया गया है। अगर हम बात करें यूक्रेन की तो राजधानी है कीव, मुद्रा है यूक्रेनियाई रिविनिया और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के जम्मू के माजिन गांव में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जिसकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपए आई। इसका उद्घाटन जो है वह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। इस मंदिर का परिसर जो है वह 65 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक द्वारा मेरा खाता मेरा नाम नामक सुविधा की शुरुआत की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा मेरा खाता मेरा नाम सुविधा को आरंभ किया गया है। इस सुविधा के तहत बैंक ग्राहक खाता संख्या के रूप में कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकेंगे। अगला प्रश्न है भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के साथ 130 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इंडिया लीगल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एम.एन. वेंकट चलैया। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकट चलैया द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य संसाधनों की कमी या अन्य कारणों से न्याय पाने में कोई भी नागरिक पीछे ना रहे। तो प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राज्य की वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा सुविधा की घोषणा भी की गई है। अगर हम बात करें हरियाणा राज्य की तो राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है अरुणोपोल ऐप हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा अरुणाचल प्रदेश पुलिस का अरुणपोल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की सहायता से आम लोग बिना थाने जाए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में अभी बता चुके हैं, फिर से नहीं बता रहे हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना द्वारा सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का चौथा जहाज लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संशोधक। तो भारतीय नौसेना द्वारा 13 जून 2023 को कट्टुपल्ली चेन्नई में संशोधक नाम जहाज को लॉन्च किया गया। संशोधक का अर्थ अगर पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ है शोधकर्ता। इससे पहले सर्वे वेसल परियोजना के तहत 3 जहाज जिसमें संध्याक, निर्देशक व ईक्षक लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है किस राज्य का निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर जिला बना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर जिला बना है, जहां जिले के हर घर में नल से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इससे पहले राज्य का बुरहानपुर जिला पहला हर घर जिला बना था। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, राजधानी है भोपाल में, राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 230 और कुल जिले हैं 53। अगला प्रश्न है किस राज्य की कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा 15 जून 2023 को की गई। इस कानून को वर्ष 2022 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा सरकार लेकर आई थी। अगर हम बात करें कर्नाटक राज्य की तो राजधानी बेंगलुरु में है, राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत और मुख्यमंत्री अभी जल्दी में ही बने हैं, कौन है? सिद्धरामैया। अगर हम यहाँ की पूछ ली जाए लोकसभा सीटें तो 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं, विधानसभा सीटें हैं 224 और विधान परिषद सीटें हैं 75 यानी 75 और कुल जिले की बात करें तो हैं 31। साथियों कर्नाटक में द्विसदनात्मक
कार्य विधायिका है, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा है। ठीक है, तो विधान परिषद सीटें हैं यहाँ की 75। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 4 साल बाद यूनेस्को में पुनः शामिल होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो यूनेस्को द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ पूर्वाग्रह के आरोपों के कारण यूनेस्को छोड़ने के 4 साल बाद जुलाई 2023 में पुनः शामिल होगा। अगर बात करें यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और महानिदेशक हैं यहाँ के आंद्रे एंजोले। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर नाहिदा खान ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की बल्लेबाज नाहिदा खान ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के करी इसाद आम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के अंकोला के करी इसाद आम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही जीआई टैग से काफी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं आने वाले एग्जाम्स में, तो अच्छे से इन्हें याद रखें। अगला प्रश्न है, बाल श्रम विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 जून को। तो बाल श्रम उन्मूलन व बाल श्रम समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2002 में मनाया गया था। अगर आपसे थीम पूछ ले इस वर्ष की, तो थीम है सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 14 जून को। तो रक्तदान की आवश्यकता के बारे में बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 14 जून को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2004 में कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती, जो कि 14 जून को होती है, के अवसर पर घोषित किया गया था। अगर पूछ ले आपसे वर्ष 2023 की थीम, तो थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ 10। अगला प्रश्न है, वैश्विक पवन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 15 जून को। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2007 में मनाया गया था। अगर आपसे पूछ ले 2023 की थीम, तो थीम है प्रकृति की शक्ति का दोहन, इंग्लिश में बात करें तो हार्नेसिंग द पावर ऑफ नेचर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 16 जून को। तो वर्ष 2023 की थीम है डिजिटल रेमिटेंस टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। अगला प्रश्न है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इटली के। तो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। अगर हम बात करें इटली की, तो राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री हैं जियोर्गिया मेलोनी। तो साथियों, आज की वीडियो में थे ये 65 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूरे सप्ताह से लिए गए हैं, काफी महत्वपूर्ण है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो जरा सा भी इंपॉर्टेंट लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो संबंधित आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।